पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। यह जल ही जीवन है, अगर वो ही जलजला बनकर हमारे जीवन में प्रलय लाए तो। दोस्तों, आज हमारा प्रदेश या हिमालयी क्षेत्र, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय के कुछ एरियाज हों, एक गंभीर चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं। अंधाधुंध सड़क निर्माण, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, अचानक आने वाली बाढ़ तथा वनों की कटाई के कारण हमारी पहाड़ी भूमि पर भारी विनाश हो रहा है। क्या हम सभी इन कारणों से अनजान हैं? बिल्कुल नहीं। इन सब का कारण है जलवायु परिवर्तन, जो कि हमारे आसपास आपदाओं को इनवाइट करते हैं या इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इससे न सिर्फ हमारी अनमोल जानें जा रही हैं, बल्कि हमारी संपत्ति तथा लाइवलीहुड भी नष्ट हो रहा है। अगर मैं 2025 की घटनाओं की बात करूं, चाहे वो उत्तराखंड का थराली, हिमाचल प्रदेश का थुनाग एरिया या फिर जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ एरिया हो, इन सभी घटनाओं में बादल का फटना, क्लाउड बर्स्ट ही रहा है। यहाँ सोचने वाली बात यह भी है, आखिर में क्लाउड बर्स्ट है क्या? और कुछ वर्षों में यह फिनोमिना आमतौर से बरसात के दिनों में सुनाई देता है। अक्सर हम सुनते हैं कि कहीं बादल फट गया और भारी तबाही हो गई। लेकिन आखिर बादल फटना है क्या, और यह घटना ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, और यह इतनी खतरनाक क्यों है? आइए इस इंसिडेंट को समझते हैं सीधी व सरल भाषा में। सामान्य बारिश धीरे धीरे होती है और बड़े क्षेत्र में फैलकर बरसती है, जबकि क्लाउड बर्स्ट, बादल फटना, वह स्थिति है जब बहुत कम समय में छोटे से एरिया में बेहद तीव्र बारिश होती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ही सेकंड में या मिनट के अंदर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश का हो जाना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं किसी बड़े तालाब का पानी अचानक किसी एक एरिया में गिर पड़ना। अब प्रश्न ये उठता है कि बादल फटते क्यों हैं? कुछ थ्योरीज यह हैं कि नमी वाली हवाएं जब पहाड़ों से टकराती हैं, या समुद्र या नदियों से उठी नमी वाली हवाएं जब ऊंचे पहाड़ों से टकराती हैं, तो वो ऊपर उठ जाती हैं और ऊपर जाते ही उनका टेम्परेचर गिरता है और वाष्प पानी की बूंदों में बदल जाता है। या फिर बादलों का एक जगह फंस जाना। कई बार बादल पहाड़ों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते और एक जगह पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाते हैं। कहीं कहीं बिजली या ठंडी हवाओं का असर, अचानक बिजली कड़कने या ठंडी हवाओं में से बादल अपना संतुलन खो देते हैं और इसमें मौजूद पानी बहुत तेजी और भारी बारिश के रूप में नीचे गिर जाता है। बादल फटना अचानक होता है और इसका पहले से पूर्वानुमान लगाना भी मुश्किल होता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से यह घटनाएं बढ़ रही हैं। अगर हम अपने हिमालय को देखें तो पिछले कुछ वर्षों में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, या इनके पैटर्न में एक शिफ्ट देखने को मिला है। पहले क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट्स 5 से 6 हज़ार मीटर की ऊंचाइयों पर देखने को मिलते थे, परंतु यह इंसिडेंट अब हमें 2 से 3 हज़ार मीटर की ऊंचाइयों पर देखने को मिलते हैं। और ये रीज़न ऐसे हैं कि इन इलाकों में जो हिमालय की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। इस वजह से हाल फिलहाल में हमें ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्लाउड बर्स्ट सिर्फ एक क्लाइमेटिक इवेंट नहीं है, बल्कि यह ह्यूमन लाइफ तथा एनवायरनमेंट के लिए भी एक गंभीर खतरा है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की शक्ति के सामने इंसान आज भी कितना असहाय है। इसलिए हमें आने वाले समय में खुद कदम लेने की आवश्यकता है, जैसे कि सड़क के निर्माण में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना, या फिर कोई भी डेवलपमेंटल वर्क बिना किसी जियोलॉजिकल स्टडीज़ के स्टार्ट ना करना, या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ऐसी सड़कों का निर्माण करना जिससे हम नेचुरल स्ट्रक्चर को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। वनीकरण को हमें अपनी प्राथमिकता बनाना होगा, जिससे हम अपने एरिया के ग्रीन कवर को बढ़ा सकें। इसमें भी यह ध्यान रखना होगा कि जो नेटिव स्पीशीज़ हैं उनके प्लांटेशन को ज़्यादा करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा,
जितने पेड़ रोड कंस्ट्रक्शन के लिए ज़ाया किए हैं, उससे कहीं अधिक ज़्यादा पेड़ों को सिर्फ लगाना ही नहीं है, बल्कि उनका ध्यान भी रखना है, ताकि हम उससे हुए नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सकें। ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड्स को आज पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, जिससे वाटर को कंजर्व किया जाए और कैच द रेन स्लोगन को फुलफिल किया जाए। न केवल इससे बाढ़ की समस्या में कमी होगी, बल्कि ग्लोबल जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी इंक्रीज होगा। हमारी जो ट्रेडिशनल इंडिजिनस मेथड नॉलेज हैं, जो हमारे नेचर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, अब उनको इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। ये नॉलेज वो है जो हम अपने घर में बड़े बुजुर्गों से सीखते हुए आए हैं, क्योंकि यह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है। या फिर आज आवश्यकता है नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को अपनाने की, जिससे कि हम इसका जो हमारे जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं उनके जो निगेटिव इम्पैक्ट है उनको कम कर सकें। आज हमें आवश्यकता है अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री में जो हमारे इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान रखने की, क्योंकि हम अपने रीजन तथा हिमालय को बचाने के लिए हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। और आज ज़रूरत है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सिर्फ एक स्लोगन न बनाकर हमें अपनी इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनी जीवन शैली बनाना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारी जिम्मेदारी है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। याद रखें दोस्तों, क्योंकि जब कुदरत अपने पर आती है तो फिर वो किसी की नहीं सुनती और न किसी को छोड़ती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि सिर्फ यह एक दस्तक है जो कि हमें बार बार चेतावनी दे रही है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में अपने आप को चेंज लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आइए हम सब मिलके अपने एरिया की तथा हिमालय की रक्षा करें, अपनी नदियों को स्वच्छ रखें और अपने वनों को हरा भरा बनाए रखें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए यही हमारा धर्म है और यही हमारा कर्तव्य तथा हमारी जिम्मेदारी अपने पर्यावरण और आने वाली पीढ़ी के प्रति है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।